अब देखते हैं 2020 B.Set हिंदी में। सीधे हम प्रश्न उत्तर में आ जाते हैं। पहला प्रश्न, खंड अ से सही विकल्प चुनकर लिखना है। चार में से एक जो सही विकल्प है उसको। पहला प्रश्न है, 20 तंतु शब्द का अर्थ है। तो कौन सा अर्थ है? अ, कीड़े मकोड़े। दूसरा प्रश्न है, जेब कतरा पाठ से हमें शिक्षा मिलती है। तो ब, मानवीय संवेदना की शिक्षा मिलती है। प्रश्न क्रमांक तीसरा में आ जाते हैं। तीसरा है, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। यह काव्य पंक्ति है कौन से पाठ का? तो यह है ब, जनतंत्र का जन्म से। मधुलिका ने पुरस्कार में मांगा था। पुरस्कार के रूप में मधुलिका ने क्या मांगा था राजा से? तो सा, प्राण दंड मांगी थी मधुलिका ने। पांचवा प्रश्न में आ जाते हैं, घिसा के गुरु कौन थे? घिसा के गुरु कौन थे? पाठ का नाम है। इसके राइटर का नाम क्या था? लेखक का नाम क्या था? महादेवी वर्मा। तो आ जाएगा महादेवी वर्मा। आगे बढ़ते हैं, उचित संबंध जोड़ों में आ जाते हैं। प्रश्न पहला का खंड ब में है। का इधर दिया है हमारे पास, गृह प्रवेश जीवनबद्ध श्रम शक्ति की इकाई, साध जीवन का झरना और बरवय छंद। जो सरल है उसको आप पहले बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए हम देखते हैं ये बरवय छंद। तो ये किसका बरवय छंद है? ये है हमारे पास सील के बरवय छंद, यानी सील की कविता। तो ये पांचवा का उत्तर हुआ, सील की कविता। गृह प्रवेश क्या है? तो गृह प्रवेश में इसमें आपके पास क्या आता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, गृह प्रवेश में एकाकी जीवन की व्यथा, ये पहला का उत्तर। मान लीजिए हम ये जान गए हैं दूसरा कि जीवनबद्ध श्रम शक्ति की इकाई किसे बोला गया है? जीवनबद्ध श्रम शक्ति की इकाई बोला गया है मजदूर को। तो ये दूसरा का हो जाएगा। साध पाठ क्या है? इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो साध वाले पाठ में शांति प्रिय जीवन की कल्पना किया गया है। शांति प्रिय जीवन की कल्पना। उसके बाद है लास्ट, जीवन का झरना। जीवन का झरना में क्या है? बाधा के रोड़ों से लड़ता। ये अपने पास आ जाएगा कौन सा? चौथा का। इस प्रकार से मैच करके आपको उत्तर लिखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक पहला का खंड सा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में। पहला प्रश्न है, स्वर्गीय मंदराजी दाऊ खाली स्थान के बहुत बड़े कलाकार थे। तो ये किसके कलाकार थे? नाचा के प्रसिद्ध कलाकार थे मंदराजी दाऊ। दूसरा है, खाली स्थान के कंड से नर्मदा निकली है। तो किसके कंड से? अमरेश्वर शिव के कंड से नर्मदा नदी निकली है। तीसरा है, पसीने की तुलना खाली स्थान से की गई। तो पसीने की तुलना की गई किससे? अमृत से। चौथा है, खाली स्थान में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे आएगा क्या? निर्झर अर्थात झरना। निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। पांचवा है, वह अपनी खाली स्थान छोड़कर जा चुका था। वह अपनी क्या? माटी। वह अपनी माटी छोड़कर जा चुका था। यहाँ पे सांकेतिक रूप में लक्षणा शब्द का प्रयोग है। माटी का अर्थ माटी नहीं बल्कि अपने शरीर को छोड़ के जा चुका था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न उत्तर में आ जाते हैं। पहले देखते हैं हम 2 अंकों वाले प्रश्न। सीधे 2 अंकों के प्रश्न में आ जाते हैं। पहला प्रश्न है, मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या आशय है? मानसरोवर के कमल पर उगते सूर्य की लालिमा पड़ने पर वह सुनहरा दिखाई देता है। इस कारण से मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहा गया है। यानी उगते हुए सूर्य की जो लालिमा और पीला से युक्त किरण जब कमल पर पड़ता है तो कमल जो है स्वर्णिम दिखाई देता है। इसी कारण से उनको स्वर्णिम कमल कहा गया है।
प्रश्न तीसरा, पानी में झांककर कभी अपने चेहरे पर मत रिझना, इस पंक्ति के माध्यम से माँ बेटी को क्या सीख देना चाहती है? तो इसमें क्या होगा कि पानी में झांककर कभी अपने चेहरे पर मत रिझना, इस पंक्ति के माध्यम से माँ का बेटी को क्या सीख देना चाहती है कि पानी में अपनी परछाई देखकर अपने चेहरे पर कभी भी घमंड मत करना, यानी चेहरे पर घमंड नहीं करने की सीख दे रहा है। प्रश्न चौथा, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, इस अवसर के लिए कहा गया है, यानी किस अवसर के लिए कहा गया है? तो अभिषेक राजा का नहीं प्रजा का है, यह उस अवसर के लिए कहा गया है जब भारत में जनतंत्र की स्थापना हो, अर्थात जनता प्रजा की नेतृत्व करे, यानी हमारे देश में जनतंत्र की स्थापना हो, उस अवसर के लिए कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक है कौन सा? 5। इसमें संधि विच्छेद करने के लिए बोला गया है। पहला है तमोगुण, दूसरा मनोभाव, तीसरा अधोभाग और चौथा वयोवृद्ध। तो इसमें एकदम इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला है तमोगुण, तमः धन गुण, दूसरा है मनोभाव, मनः धन भाव और तीसरा है अधोभाग, अधः धन भाग। लेकिन ये आया कैसे? ये आप देखिए, ये हमारे पास है तमः और ये हो गया विसर्ग 2 बिंदु के रूप में और ये हुआ गुण। अगर विसर्ग के बाद वाले जो पहला जो अक्षर यहाँ पे आए वो अ हो, या पंचमाक्षर में से जो 25 वर्ग है उस 25 वर्ग में से तीसरा, चौथा और पांचवा शब्द हो, या व र ल, ये अगर हो, ये वाला अक्षर जैसे यहाँ पे है वो, ये वर्ग बोल रहा हूँ, तीसरा है क ख ग घ अंग, ठीक है। ये तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग आया है। यदि विसर्ग हो और प्लस के बाद जो दूसरा शब्द स्टार्ट होगा उसमें अ, या पंचम जो 5 वर्ग है उसमें से तीसरा और चौथा शब्द आए, जैसे यहाँ पे ग आया है, तो ये विसर्ग जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है? चलिए आपको बता देता हूँ मैं। ये जो विसर्ग है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, ये तमह शब्द है, अब इसके जगह हम ओ की मात्रा डालेंगे तो हो गया तमो, और उसके बाद वाले को इसमें जोड़कर लिख देना चाहिए, तो हो गया तमोगुण। सब में वैसी है, मना है तो विसर्ग जो है नो की मात्रा बनेगा, तो क्या हो जाएगा? मनोभाव। इसी को आपको केयर करना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक है छठवां में है रीति सिद्ध काव्यधारा के 2 कवियों के नाम लिखे। केवल कवियों का नाम लिखने के लिए बोला है, इसको भी मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बता देता हूँ। रचना भी यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप देख लेंगे। यहाँ पे इतने को आपको लिखना है। पहला कवि है बिहारी, दूसरा सेनापति और तीसरा क्या है? रसनिधि। याद करने के लिए ट्रिक है बिहारी शेर, ठीक है। बिहारी से बिहारी दास या बिहारी बोलेंगे, से सेनापति और र से रसनिधि, राइट। इसकी रचना दिया है बिहारी का बिहारी सतसई, जिसमें 713 आपका दोहे हैं। सेनापति जी की रचना कवित्त रचनाकर और रसनिधि की रचना रतन हजारा, ठीक है। 7वां प्रश्न है सुआ गीत या सुआ नृत्य के समय टोकरी में भरे धान के ऊपर सुआ रखने का क्या अर्थ है? यानी सुआ गीत या सुआ नृत्य के समय टोकरी में धान के ऊपर सुआ रखने का अर्थ है आत्मा का प्रतीक। यानी सुआ जो रखे रहते हैं उसको आत्मा के प्रतीक के रूप में रखे रहते हैं। सुआ अर्थात होता है तोता का प्रतिमा रखकर महिलाएं और बालिकाएं उनके चारों ओर वृत्ताकार आकृति बनाकर नाचते और गाते हैं। जिस प्रकार से कबीरदास ने अपनी रचनाओं में किसको? हंसा को या हंस को
किसका प्रतीक माना है? आत्मा का प्रतीक माना है। ठीक उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ी लोकगीतों में सुआ को आत्मा का प्रतीक माना गया है। प्रश्न क्रमांक 8वां में आ जाते हैं। मधुलिका ने अपनी भूमि के बदले मिलने वाले राजकीय अनुग्रह को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर किस प्रकार जीवन निर्वहन को चुना और क्यों? तो मधुलिका जो है अपनी भूमि के बदले मिलने वाली राजकीय अनुग्रह को अस्वीकार कर दूसरे के खेतों में मजदूरी कर जीवन निर्वाह को चुना, क्योंकि उसे पूर्वजों की भूमि को बेचना अपराध जैसा है। क्योंकि उसने पूर्वजों की भूमि को बेचना अपराध जैसे माना और मूल्य स्वीकार करना मेरे लिए सामर्थ्य की बाहर है, मेरे लिए सामर्थ्य के बाहर है। इस कारण से वो मूल्य अस्वीकार कर दूसरे के खेतों में काम करके मजदूरी करके अपना जीवन निर्वहन को चुना। क्यों चुना? क्योंकि वह अपने पूर्वजों की ज़मीन को बेचना अपराध मानती थी। उसके मूल्य को स्वीकार करना उनके बस की बात नहीं थी। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9। जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद मन में कौन सा भाव जागृत होता है? लिखिए बोला है। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद हमारे मन में कौन सा भाव जागृत होता है? तो इसमें भाव जागृत होगा, पहला माँ के प्रति उदारता का भाव जागृत होता है, चाहे वो माँ लेखक का हो या जेब कतरा का। माँ सबकी एक जैसी ही होती है। दूसरा, शिक्षित बेरोजगारों के प्रति मन में संवेदना का भाव। ठीक है। तीसरा, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने का भाव हमारे मन में आता है। यानी इस पाठ में मूल भाव है क्या? संवेदना। 10वां है प्रगतिवाद की कोई 3 विशेषता लिखिए। ये हमारा जो यूनिक वाला है, सब में इनको लिखा जा सकता है। प्रकृति चित्रण, नारी सौंदर्य का चित्रण या नारी सौंदर्य का वर्णन, प्रेम और सौंदर्य का निरूपण। इस प्रकार से ये हमारा 10 प्रश्न जो सब में अलग अलग रहते हैं 3 अंकों वाले तक, वो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं सीधे प्रश्न क्रमांक आपका 11 से। यहाँ से प्रश्न का क्रमांक अलग अलग सेटों में भले ही अलग अलग हो, जैसे ए सेट में 11वें नंबर का प्रश्न है, यही प्रश्न जो है बी सेट में क्रमांक बदल जाएगा, सी में क्रमांक बदल जाएगा, लेकिन ये प्रश्न जो है 4 अंकों से हर सेट में रहेगा। इसी कारण इसको सीधा एक बार ही समझाया जा रहा है, सिंपल से सरसरी तौर पे। चलिए, इसमें बोला गया है भावार्थ लिखना है। तो भावार्थ कैसे लिखना है? हमारे पास 2 कविता दी गई है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है, ये आपका कहाँ का है? बादल को घिरते देखा है पाठ। दूसरा है अमल धवलगिरी के शिखर पर। तो आपको लिखना कैसे है ये पैटर्न आपको मैं बता रहा हूँ। दोनों में से कोई एक के बारे में लिखना है। आपको पूछा है भावार्थ, लेकिन जनरली आप लोग गलती क्या करते हैं? संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष लिखते हैं। आपको जो पूछा गया वही लिखिए। भावार्थ पूछा है तो भावार्थ लिखिए। तो लिखने का तरीका केयर कर लो। प्रस्तुत पद्यांश या कविता में यहाँ पे आपको पाठ का नाम लिखना है। मान लीजिए बादल को घिरते देखा है कि कवि, उनके कवि का नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है। उसके बाद कवि ने क्या कहा है इसको यहाँ पे लिखेंगे, वो क्या कहलाएगा? प्रसंग। ठीक, प्रसंग यानी इस प्रकार से कहते हैं कि। उसके बाद इधर जो वर्णन करेंगे वो क्या कहलाएगा? आपका व्याख्या कहलाएगा। इसमें हुआ क्या? पाठ का नाम आ गया, कवि का नाम आ गया और यहाँ पे प्रसंग भी आ गया। पाठ का नाम, कवि का नाम, संदर्भ, और यहाँ पे जो लिखा गया है वो क्या हो गया? प्रसंग। तो इसी पैटर्न में आप लोग लिखेंगे। अब आ जाते हैं सीधे प्रश्न क्रमांक 12। दुनिया में क्या नहीं, कौन सी चीज़ मैंने अपने हाथों से पैदा नहीं की? इस कथन को ध्यान में रखकर मजदूरों के द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को अपने शब्दों में लिखे। 4 अंक है। यहाँ पे कुल 9 निर्माण कार्यों के यहाँ के बारे में आपको बता रहे हैं। इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप क्या करेंगे? लिखेंगे। पहला है मैं मेहनत कश मजदूर हूँ, यानी मजदूर कहता है कि मैं मेहनत कश यानी मेहनत करने वाला मजदूर हूँ।
दूसरा, मेरे कंधों पर भूमंडल का भार है, यानी मजदूरों के कंधों पर भूमंडल का क्या है, भार है। तीसरा है, मेरे निर्माण की परिधि की व्यापकता अनंत है, यानी हर क्षेत्रों में ये काम करता है, इनके कोई दायरा में नहीं है। बड़े समुंदर का मैंने जल सुखाया। पांचवा, मैंने चट्टानों को छाती में उठाकर कई फीट ऊपर चढ़ाया। छठवां, मैंने पहाड़ काटा, चट्टानें खोदकर खनिज निकाला। सातवां, मैंने ज़मीन को खोदकर उसे जोत बोकर सोना उगलने के लिए मजबूर करता था। आठवां, जंगल काटकर मैंने गांव, कस्बे और नगर खड़े किए। ये सब मजदूरों के कारण ही हुआ। मैं तृण से ताल, यानी सुई के नोक से लेकर बड़े बड़े जहाज़ तक का निर्माण मजदूरों के द्वारा किया जाता है। ये पाठ में जाके देखना, और ही अच्छे ढंग से इस पाठ को मैं समझाया हूँ। 2 प्रश्नों को लेकर पूरे पाठ को कंप्लीट समझा दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं। बीमारी को लेखक ने किन किन संदर्भों में प्रयोग किया है, और दूसरा, टेक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशय है। यानी 2 प्रश्नों को एक में ऐड करके दे दिया है। इसका उत्तर है, बीमारी शब्द को लेखक ने महत्वाकांक्षा, अपेक्षा, प्राणघातक आदि संदर्भों में प्रयोग किया है। उसके बाद है, टेक्स को बीमारी के रूप में, यानी एक चीज़ों को केयर करना है, महत्वाकांक्षा, अपेक्षा और प्राणघातक आदि संदर्भों में क्या किया है, प्रयोग किया है। टैक्स को बीमारी के रूप में इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि टैक्स पीड़ित व्यक्ति को इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। टैक्स जिन पर लगा रहता है वह उनकी आय का प्रमाण है, फिर टैक्स देने से इनकार नहीं करना चाहिए। यानी टैक्स बीमारी नहीं बल्कि क्या है, एक आवश्यकता है। जो भी टैक्स देते हैं उसी से सरकार जो है देश की विकास की योजना बनाते हैं। प्रश्न है 13, सी कुमार की माँ क्या कहते कहते रो पड़ी। तो सी कुमार की माँ जो है क्या कहते कहते रो पड़ी। पहला, सी कुमार की माँ अपने पति का स्मरण करते हुए कहती है कि उसने स्वयं यह गीत बनाया था, दूध दही पीबोन भैया नहीं पियन दारूला, लेकिन सब लोग इसके विपरीत कार्य करते हैं। लोग जो है दारू ही पीते हैं, दूध दही पीना बंद कर दिए। दूसरा है, सबके हाथों में मदिरा और उसका सेवन कर वह पंचायत में फैसला करते हैं। यानी पंचायत में बैठने वाले लोग, सभी लोग पी खाकर पंचायत में बैठते हैं और वो बैठकर वो लोग क्या करते हैं, निर्णय देते हैं, फैसला देते हैं। तीसरा, वे यानी बैठक में जो निर्णय लिया गया उसमें कहा गया है कि वे बिना मरिया भात के अर्थात मृत्यु भोज खाए नहीं रह सकते। इन बातों को कहते कहते सी कुमार की माँ जो है रो पड़ती है। आगे देखते हैं 13 का अथवा वाले में, शुष्कत आवत हुई भैया मोर पंक्ति के अनुसार दुल्हन की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो कौन सी मनोदशा दुल्हन के अंदर होती है उनके मन में, ये देखते हैं। तो शुष्कत आवत हुई भैया मोर पंक्ति के अनुसार कवि विदाई के समय दुल्हन की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेरी विदाई के लिए मेरे भैया आते होंगे और मेरी याद में सिसक सिसक कर रो रहे होंगे। डोली उठाने वाले, जिसे क्या बोला जाता है, कहार, तुम छाह में डोली लेकर उनके आने की प्रतीक्षा करो। यानी इसमें होता क्या है कि जब लड़की को विदाई दिया जाता है शादी के बाद, तो उनके भाई के हाथों से उनको विदा करते हुए अंतिम विदा के रूप में भाई से मिलने के बाद उनको विदाई दी जाती है। तो उसी के इंतज़ार में बहन जो है अपने भाई का इंतज़ार करती रहती है और उनकी जो मन में जो दशा होती है उसी के बारे में यहाँ पे बताएं। प्रश्न है 14, कवि ने जीवन की समानता झरने के किन किन रूपों से की है, अपने शब्दों में लिखिए। क्या क्या झरना में और जीवन में क्या समानता है, ये क्या चीज़ है कॉमन दोनों में, ये देखते हैं। दोनों में क्या है, जोश है। झरने में भी आगे बढ़ने की जोश है, नौजवानों के अंदर भी कुछ भी कर गुजरने की जोश रहता है। दूसरा, दोनों में गतिशीलता और क्रियाशीलता है, दोनों गतिशील रहता है, दोनों क्रियाशील रहते हैं। दोनों में बिना सोचे समझे आगे बढ़ने की कामना होती है। चौथा, दोनों नियत मार्ग पर चलते हैं, एक निश्चित मार्ग पर वो लोग आगे बढ़ते हैं। पांचवा, दोनों मार्ग में आने वाली बाधाओं से लड़ते और उसे पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। इन चीज़ों को केयर करते हुए लिखेंगे। अब आ जाते हैं हमारे पास कौन से प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा में आ जाते हैं। ठीक है,
क्या दिया है, प्रश्न 14 का ही अथवा है। दृढ़ता और जड़ता में फर्क को पाठ में किस प्रकार बताया गया है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। यानी दृढ़ता और जड़ता, दृढ़ता के बारे में क्या बताया है और जड़ता के बारे में क्या बताया। देखने से तो दोनों ऐसा लगता है कि समान है, लेकिन इसमें सूक्ष्म अंतर है। क्या देखते हैं, दृढ़ता जीवन का आधार है, क्योंकि जीवन वह है जो समय पर अड़ भी सकता है और समय आने पर झुक भी सकता है। हमारे व्यवहार में लचीलापन, समन्वयवादी दृष्टिकोण होना चाहिए। ये हो गया दृढ़ता के बारे में, यानी दृढ़ रहने पर हम समय आने पर झुक भी सकते हैं, अड़ भी सकते हैं। हमारे व्यवहार में लचीलापन और समन्वय का दृष्टिकोण होना चाहिए। लेकिन जड़ता के लिए क्या बताया, जड़ता वह है जो केवल और केवल अड़ना जानता है, झुकना नहीं जानता। औचित्य अनुचित्य का विचार किए बिना जो अड़ जाता है, केवल अड़ा रहता है, ज़्यादा प्रेशर पड़ने पर वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, पर हिलता झुकता नहीं। उदाहरण स्वरूप है कि हमारा शरीर कैसा है, नश्वर है, किंतु हमारी जो आत्मा है वो आत्मा कैसा है, शाश्वत है। कहने का अर्थ क्या है, हमारे शरीर में जो ये शरीर है वो कैसा है, नश्वर, यानी इनका नाश होता है। उसके अंदर जो आत्मा है वो कैसा है, शाश्वत है, यानी उनका नाश कभी भी नहीं होता। वह स्थिरता को समेटे हैं, किंतु शरीर में लचीलापन होना आवश्यक है। जब विचारों में लचीलापन होगा तो हम परिस्थितियों के साथ समन्वय करने में कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, यानी अपने व्यवहार को लचीलापन रखना जरूरी, ताकि हम समय के आधार पर अपने आप को ढाल सकें। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, मीराबाई को जो अनमोल वस्तु मिली है उसके बारे में क्या क्या बता रही है, अपने शब्दों में लिखिए। तो मीराबाई को राम रतन रूपी अनमोल वस्तु मिली है, जो उसे उनके सद्गुरु ने प्रदान किया है। संसार में अपना सब कुछ खोकर उन्होंने जन्म जन्म की इस पूंजी को प्राप्त कर ली है। यह ऐसी पूंजी है जिसे न खर्च किया जा सकता है, न चोर चुरा सकता है। इसे जितना खर्च करो यह उससे 100 गुना ज़्यादा बढ़ता जाता है। आगे कहते हैं, कहने का तात्पर्य है कि मीरा ईश्वर की भक्ति में स्वयं को तल्लीन कर लिया है। ईश्वर के शरण में आकर अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर अपने जीवन को सार्थक कर लिया है। ये मीराबाई के बारे में। इसके अथवा को देख लेते हैं। अथवा में हमारे पास है, लेखक बनने के लिए शरद बाबू के क्या क्या सुझाव थे। यानी लेखक अमृत लाल नागर को शरद बाबू ने क्या क्या सुझाव दिए थे लेखक बनने के लिए। तो उन्होंने क्या सुझाव दिया था, पहला, जो लिखना सो अपने अनुभव से लिखना। अपने अनुभव से लिखना, किसी के चीज़ों को चुरा कर या किसी के बातों पे आकर आपको नहीं लिखना है। दूसरा, अपनी रचना को लिखने के बाद तुरंत किसी को दिखाने, सुनाने या सलाह लेने की आदत मत डालना। लिखित साहित्य को अपने पास रखना, उसे बार बार पढ़कर ठंडे मन से उसमें जो भी त्रुटि हो उसको सुधार करते रहो। जब आप संतुष्ट हो जाओ कि वह रचना पूर्ण रूप से सही है, तब आप दूसरे को उसे क्या करो, दिखाओ। तीसरा, अपनी कलम से कभी भी किसी की निंदा मत करो। कभी भी किसी की निंदा नहीं करने की बात कह रही है। और चौथा है, शरद बाबू द्वारा जोड़े गए चौथा सुझाव है, कभी किसी से उधार मत मांगना। यानी उधार कभी नहीं मांगने की बात कही गई है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है। 16 नंबर के प्रश्न में अपठित गद्यांश, इस गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको नीचे जो 6 प्रश्न हैं उनमें से कोई 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो पढ़ने के लिए क्या करना, पहले मैं अपने आधार पे बता रहा हूँ, पहले तो आपको प्रश्न को पढ़ लेना चाहिए। एक बार कम से कम प्रश्नों को पढ़ लो, जो भी प्रश्न दिया है। उसके बाद गद्यांश पढ़ना। आपको ये केयर करना है कि शीर्षक जो है या तो शुरू के 1-2 पंक्ति में मिल जाएगा या अंतिम पंक्ति में मिलेगा, दोनों जगह नहीं मिलेगा तो पूरे सार को देखकर समझना है। जनरली पहले और अंतिम पंक्ति में शीर्षक मिल जाते हैं और शीर्षक का एक प्रश्न बनता है। तो पहले प्रश्न को पढ़ना, प्रश्न को पढ़ने के बाद इसको पढ़ना, तब आपको आसानी से मिलते जाएगा। और आप लोग क्या करते हैं, जो गद्यांश में रहता है ऐसे टिक लगा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर है करके लिख देते हैं, तो गलत हो जाता है। प्रश्नों में जो चीज़ रहता है उसको वहाँ पे लिखो, उसके बाद जो चीज़ वहाँ पे डालना है उसी चीज़ को डाल दो।
चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, व्यक्ति जीवन की दौड़ में कब पिछड़ जाता है? ये कब के जगह में लिखना है। व्यक्ति जीवन की दौड़ में समय के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलने पर पिछड़ जाता है। ये कब के जगह में इन शब्दों को लिखना है। आप लोग टिक लगाकर पूरा लिखते हैं वो जो कि क्या है, गलत है। इसको अपने शब्दों में लिखना है। दूसरा, चाणक्य के अनुसार समय का ध्यान ना रखने वाले व्यक्ति को जीवन में क्या मिलता है? तो चाणक्य के अनुसार समय का ध्यान ना रखने वाले व्यक्ति को जीवन में असफलता और पछतावा ही मिलता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा है। तीसरा में ये दिया है क्या, जीवन में सफलता की कुंजी किसे बताया गया है और क्यों? तो जीवन में सफलता, जीवन में समय का नियोजन ही सफलता की कुंजी है और मेरे ख्याल से यही शीर्षक भी होगा, क्योंकि समय गतिमान है। समय के साथ हम कदम से कदम मिलाकर नहीं चलने पर पिछड़ जाएंगे। चौथा प्रश्न, समय जैसे बहुमूल्य धन को सोने चांदी के समान क्यों नहीं रखा जा सकता? सोने चांदी को हम एकत्रित करके रख सकते हैं, लेकिन समय को नहीं रख सकते, क्योंकि समय कैसा है, गतिमान है। तो समय जैसे बहुमूल्य धन को सोने चांदी के समान नहीं रखा जा सकता, क्योंकि समय गतिमान है। पांचवा है, कबीरदास जी की सीख यदि ना मानी जाए तो उसका क्या परिणाम होगा? यदि हम कबीरदास जी की सीख नहीं मानते, यानी काल करे सो आज कर, आज करे सो अब वाला, तो यदि हम कबीरदास जी की सीख नहीं मानेंगे तो संसार में प्रगति नहीं कर पाएंगे। काम को कल पर डालने से हमें पछतावा और निराशा ही हाथ लगेगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शीर्षक पूछा गया है। शीर्षक क्या है? आप लोग बहुत सारे लिख देते हैं। शीर्षक यानी एक प्रकार से टॉपिक का नाम या पाठ का जो नाम रहता है, जो 1 से लेकर 5 शब्दों के बीच आपको देना है। इसमें है हमारे पास क्या, समय का नियोजन या समय का महत्व। ठीक है, समय को कैसे नियोजित करना है या समय का महत्व ऐसे भी लिखा जा सकता है, और भी शीर्षक हो सकता है। तो ये 2 सूटेबल शीर्षक हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कौन सा? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 17, इसमें हमारे पास है आवेदन पत्र। इसको लिखने का तरीका क्या है ये आप देखेंगे। यहाँ पे आवेदन पत्र है और यहाँ पे क्या है, पत्र है। तो आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे, इसका पैटर्न अभी थोड़ा चेंज हो चुका है, इसी को मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई आया, अभी जो आया है उसमें प्रति यानी मुख्यमंत्री को लिखने के लिए बोला है। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रति मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री कहाँ का है, छत्तीसगढ़ शासन, और वो कहाँ का है, हमारे भारत का है। विषय आपको प्रश्न में मिलेगा कि यहाँ पे विषय को आपको लिखेंगे, उसके बाद महोदय, उसके बाद सनम्र निवेदन है, ऐसे करके पूरा डिटेल करेंगे। यहाँ पे लिखने का पैटर्न पहले समय में आप लोग लिखते थे, अब केवल हर वाक्य को लेफ्ट साइड से प्रारंभ करना है। प्रति के बाद आप ऐसे मुख्यमंत्री को इधर और उसके नीचे वाले को ऐसे लिखते थे, ये पैटर्न अब बदल चुका है। तो आप क्या करोगे, सबको, प्रति को भी शुरू से, मुख्यमंत्री को भी शुरू से, छत्तीसगढ़ को भी शुरू से, विषय को भी शुरू से, महोदय को भी शुरू से, सनम निवेदन है, ऐसे करके पूरा डील करोगे। तो डील करने के बाद अंत में जो धन्यवाद और दिनांक लिखोगे वो भी आपको कैसे लिखना है, शुरू से ही लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये धन्यवाद, फिर ये दिनांक, फिर प्रार्थी, फिर जो रहेगा वो अपना नाम, आभाषा या रोल नंबर जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निबंध के बारे में देखते हैं। निबंध में यहाँ पे दिया गया है कि निबंध लिखने का तरीका, यानी इसको 200, 250 से 300 शब्दों में लिखना है। निबंध लिखने के लिए हमारे पास क्या तरीका दिया है, 1 अंक प्रस्तावना में, यानी एक प्रकार से स्ट्रक्चर में आपको 1 अंक, उसके बाद 1 अंक प्रस्तावना, 4 अंक बीच की डिटेल और 2 अंक उपसंहार में दिया है। ये प्रारूप में दिया है, रूपरेखा कहते हैं। तो इसको लिखने के समय क्या करोगे, ध्यान देना, ये बदलता रहता है कि कैसे अंक देना है, तो इसको केयर कर लो। ये मान लीजिए हम रूपरेखा लिखते हैं, तो शुरू में हम लिखते हैं प्रस्तावना, उसके बाद जो भी चीज़ लिखना है उसमें टॉपिक डाल देते हैं 1, 2 करके। तो एक तो प्रस्तावना लिखोगे निश्चित तौर पे, और अंत में क्या लिखोगे, उपसंहार। कम से कम 2 टॉपिक तो आपको डालना है, क्योंकि 4 अंक है तो 2-2 अंक मिल सके। अगर 4 टॉपिक डालना चाहें तो 4 टॉपिक डाल सकते हैं। और इस
फॉर्मेट में लिखने के कारण, इस प्रारूप में लिखने के कारण से ज़बरदस्ती आपको यहाँ पे 1 अंक मिलेगा। इस प्रकार से ये वीडियो हमारा समाप्त हो जाता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।